मैं जो बोल रहा हूं क्या ऐसा ही होगा? क्या लोग ऐसी विचारधारा के होते हैं जो मैं बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया में सब लोग विजनरी नहीं होते हैं। लोग उतने विजनरी होते तो आज हर व्यक्ति एलोन मस्क होता। आज से 25 साल पहले एलोन मस्क ने जो सोचा था वो आज दुनिया में हो रहा है। तो इन बातों को मैं आपसे मेरा शेयर करने का क्या सेंस है? शेयर करने का ये सेंस है दोस्तों, आज हम वक्ती दौर में जो इनकम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो तो हमारी अभी की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन भविष्य का क्या? हमारे पूर्वज पहले जमाने में लोन का प्रचलन नहीं था, लोन नहीं मिलता था। पहले पुराने जमाने में ना धान का पैसा भी आता था बल्क में, बोनस की तरह। और उस जमाने में जमीन जो है 1000, 2000, 3000 रुपए एकड़ में मिला करती थी। सोना भी काफी सस्ता हुआ करता था। हमारे पूर्वजों में एक उनकी रगों में एक आदत थी इन्वेस्टमेंट करने का, और उस इन्वेस्टमेंट से वो पूंजी बना डालते थे। आप अपने आसपास में, आप अपने कहीं पूर्वजों में, हो सकता है आप ही के में या अपने आसपास के घरों में कहीं आपने सुना होगा कि इसके दादा के पास में 100 एकड़ जमीन था या 1000 जानवर थे। इस टाइप की बातें आपने सुनी होगी। तो उस जमाने में ये इन्वेस्टमेंट का प्रचलन था दोस्तों, लोन का प्रचलन नहीं था। मेरा पीडीएफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ओके, तो मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अमीर वह नहीं है जो बहुत कमाता है, बल्कि वह है जो अपनी कमाई को बढ़ाना और बचाना जानता है। 2009 के पहले तक में हमारे पास में संपत्ति बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 विकल्प मौजूद थे: गोल्ड, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स। और इन तीनों का आप इतिहास उठा के देख लो, ये एवरेज 9% से ज्यादा 12-15% तक का रिटर्न दे पाते हैं। और यहां से पूंजी बनाने में हमारा 20 से 30 साल खप जाता है। हमारी पूरी जवानी, हमारा पूरा मेहनत, हमारा पूरा एफर्ट पूंजी बनाने में निकल जाता है, और बुढ़ापे में, रिटायरमेंट या उसके और 5-10 साल के बाद में हम एक ठीक ठाक पूंजी बना पाते हैं। और उस पूंजी को हम अपने आने वाली आगे की जनरेशन के लिए बना रहे हैं ये सोच के उसके हवाले कर देते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों, आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूं कि पूर्वज लोग जमीन जायदाद खरीद के बनाते थे, तो उस हिसाब से तो हम सब के पास में कई सौ एकड़ जमीन पड़े रहने थे। कितने सारी प्रॉपर्टी हमारे पास होनी थी, कितना सारा सोना चांदी हमारे पास होना था अगर हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो। बट दुर्भाग्य से हम उनके एफर्ट को वैल्यू नहीं दे पाए, और उनकी बनाई हुई पूंजी को हमने बेच खाया। ये कॉमन बात बोल रहा हूं मैं, कॉमन बात कह रहा हूं, ऐसा हुआ। और इन्वेस्टमेंट करने की जगह में हमारे अंदर में ईएमआई का ट्रेंड ने जन्म ले लिया। जैसी एक आईफोन का ईएमआई खत्म होता है, वैसी एक नया आईफोन 18 प्रो मैक्स आ जाता है, और फिर क्रेविंग होने लगती है कि अब मैं ये खरीदूंगा। पुराना आईफोन तो है, उसका किस्त पट गया है। जैसे ही एक फ्रिज का ईएमआई खत्म होता है तो हमको टीवी लेने की खुजाल मच जाती है। हम कभी ये नहीं सोचते दोस्तों कि मैं हर महीने का जो मुझे इनकम आता है उसका 20% पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूँ। ईएमआई तो बहुत मैंने बांधा है, एसआईपी बांध लेता हूँ, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अगर 10,000 रुपए का महीने का आप एसआईपी करना शुरू करते हैं तो 15 साल में, अराउंड 15 साल में आपका वो 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए बनता है। और उसके 5 साल बाद वो 1 करोड़ 2 करोड़ होता है, और उसके 5 साल बाद वो 2 का 4 होगा, और उसके बाद वो 4 का 8 होगा 5 साल बाद। यानी कि सिर्फ 10,000 के महीने की इन्वेस्टमेंट में आप 30 साल में लगभग 8 करोड़ के मालिक हो सकते हो। लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये एसआईपी का पावर है।
आप SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करके ये कैलकुलेशन अपना देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि विकल्प तो है बाजार में, और आज अभी हमारे पास 2009 के बाद में एक और नया विकल्प आ चुका है क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म पे। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जरूर है, इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी खतरनाक देता है। ये यहाँ पर करोड़ों रुपए बनाने के लिए 30 साल वेट करना नहीं पड़ता है। यहाँ 4 से 5 साल में आपका 10-20 हजार का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ बन सकता है। एक पावर है क्रिप्टो करेंसी की। अभी मैं आपको यहाँ लाइव कैलकुलेशन में दिखाऊंगा ये चीज आपको। जितने नए लोग हैं शायद उनको ये मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, बट ऐसा होता है यहाँ पे। और सिर्फ ये हमारा प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ये हमारा प्रोजेक्ट स्पेशल है। मैं हिस्ट्री में भी आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने ऐसा रिटर्न दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कब आया और कैसे आया और क्यों आया, और इतना ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्यों हो गया। दोस्तों स्कैम और मतलब फेक क्रिप्टो करेंसी और रियल क्रिप्टो करेंसी, मार्केट में 2 प्रकार का प्रोडक्ट मौजूद है। और जो स्कैम वाले प्रोडक्ट हैं वो हर हफ्ते फूट रहे हैं घास की तरह। लेकिन घास और धान में अंतर जानना सीखिए। बहुत सारे लोग धान में पैसा लगाने की जगह में घास खरीदने में पैसा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कमा के निकल जाऊंगा, भले बाद में प्रोजेक्ट घुस जाए। उनको पता है ये स्कैम करेगा, लेकिन तो भी पैसा उसमें लगाते हैं ये सोच के कि मैं कमा के निकल जाऊंगा, मैं बहुत चतुर हूं। और लेकिन होता क्या है दोस्तों, कितने भी चतुराई वाला व्यक्ति हो, एक प्रोजेक्ट में कमा लेगा, 2 प्रोजेक्ट में कमा लेगा, 3 में कमा लेगा और चौथे में सारा पैसा फिर से गंवा देगा और ज्यादा बड़ा पैसा गंवा देगा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। और हर बार नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के चक्कर में असली प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाने के बाद उसमें टिकने की हैबिट है ही नहीं करके आदमी वहां से निकल जाता है। तो सबसे बढ़िया क्या है, पहले धान की वैरायटी पहचानना सीख लीजिए, असली क्रिप्टो और नकली क्रिप्टो में अंतर समझ लीजिए। आपका कमाया हुआ पैसा है, आपको कहां पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिए, क्योंकि पैसा कमाने में एफर्ट लगता है, किसी का भी हो, 10,000 हो चाहे 10 लाख रुपए हो, कहीं भी कैसे इन्वेस्टमेंट कर दे। हम जब बाजार में सोना खरीदते हैं तो उसको चेक करते हैं, हम जमीन खरीदते हैं तो उसको चेक करते हैं पेपर सब सही है कि नहीं, सर्च रिपोर्ट बनवाएंगे, चौहत्ती चेक करेंगे, स्टाम्प वगैरह सब प्रॉपर सही है कि नहीं, सब है। सोना खरीदोगे आप कभी तो उसको भी वेरीफाई करोगे, तो क्रिप्टो खरीदने के टाइम तो कम से कम वेरीफाई कर लीजिए या करवा लीजिए। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, छोटी मोटी कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को जुआ सट्टा की तरह मत करिए, ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एसेट है। प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ यहां आइए। तो 2009 के पहले दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड 3 प्रोडक्ट मौजूद थे इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। ये तीनों प्रोडक्ट में अच्छी बात यह है कि ये बहुत रिलायबल है। यहाँ इन्वेस्टमेंट में आपको कम रिटर्न मिलेगा और 30-35 साल, 25 साल, 30 साल वेट करना पड़ेगा अच्छा खासा एसेट बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें एक और कमी है, सब बहुत बड़ी कमी है ये मेरी नजर में, वो ये कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम से गवर्न होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम से गवर्न होता है तो इसका फायदा और नुकसान ये है कि एक वैसे तो 99% कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 1% जो दिक्कत है वो बहुत बड़ा दिक्कत है। वो ये है कि अगर आप SIP कर रहे हो और आपने 25-30 साल इन्वेस्टमेंट किया, आप 25 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अचानक 2009 में लेमन ब्रदर जैसा कोई मार्केट क्रैश आ गया। आपको ये उम्मीद थी कि मेरा पैसा करोड़ों रुपए बन जाएगा करके, लेकिन उस क्रैश की वजह से पूरी दुनिया का मार्केट गिर गया।
तो आपने जो 25 साल मेहनत करके एसआईपी किया था वो तो मटिया मेट हो जाएगा। आपका वर्तमान छोड़िए, भविष्य खतरे में हो जाएगा कि मैं अब क्या करूं करके। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ 2009 के आसपास में। तो प्रॉब्लम जो है वो इन्वेंशन होती है किसी नए प्रोडक्ट का। तो इसी माइंडसेट के साथ में उस टाइम जन्म हुआ बिटकॉइन का, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया। और इसके क्रिएटर ने अपने व्हाइट बोर्ड में इस बात को लिखा कि दोस्तों, मैं दुनिया को एक ऐसा नया प्रोडक्ट पेश कर रहा हूं एज एन ऑप्शन कि आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके रखें। इसका बेनिफिट ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी सरकार इसको डायरेक्शन नहीं दे सकती। आप मनचाहा लेन देन इससे कर सकते हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जितना चाहे उतना पैसा किसी को भेज सकते हो या मंगा सकते हो। ग्लोबल प्रोडक्ट है, ये कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो उसको। और दुनिया में इसको कोई ना सरकार बैन कर पाएगी, ना ही इसको रेगुलेट कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम से नहीं, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलेगा, फुल्ली ऑटोमेटेड। और उसने ये सोच के इसको बिटकॉइन को गोल्ड के उसमें स्टैंडर्ड में उसने बना दिया। गोल्ड जैसे माइन करके निकाला जाता है, उसी पद्धति से उसने इसको ऐसा डिजाइन किया कि कंप्यूटर से माइनिंग होके ब्लॉक्स निकलेंगे। और वो जो ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक के आगे पीछे में उसका सीरियल नंबर लगा रहेगा। और उसी को इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम दिया। और गोल्ड जैसे माइन होता है, गोल्ड का जो एक लिमिटेड सप्लाई होगा पूरे अर्थ में, उसी अनुपात पे उन्होंने बिटकॉइन को भी एक लिमिटेड फिक्स्ड सप्लाई के रूप में इसको बनाया। और इसकी माइनिंग का मैकेनिज्म को कुछ ऐसा सेट किया कि हर 4 साल में हाफिंग होगा। कुछ लोग उसको हाल्विंग कहते हैं, वो हाफिंग है। यानी कि हर 4 साल में बिटकॉइन की माइनिंग की स्पीड आधी हो जाएगी। जैसे हमारा एपीवाई धीरे धीरे डाउन होता है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पर जितना ज्यादा ये स्टेबल होते जाएगा, एपीवाई कम होता जाएगा। यहाँ पे वो मैकेनिज्म बिटकॉइन में उसने डाला। शुरुआत में 50 बिटकॉइन निकलते थे, फिर 4 साल बाद वो 25 हुए, फिर 4 साल बाद वो 12.5 हुए, उसके बाद 6.25 हुए, और अभी 3.125 बिटकॉइन निकलता है। ये इसका मैकेनिज्म है और फिक्स्ड सप्लाई है। अभी पूरा बिटकॉइन को माइन होने में और 115 साल करीब और लगेगा। तो ये मैकेनिज्म था। तो ये स्टार्टिंग में ये आइडिया था ना, ये वायरल हुआ जब बिटकॉइन को किसी ने पिज्जा के साथ में लेन देन किया, पिज्जा खरीदा 10,000 बिटकॉइन के बदले में। और उसके बाद बिटकॉइन आज की डेट में दुनिया का 6वें नंबर का सबसे कीमती एसेट बन चुका है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर बिटकॉइन सोने को पीछे छोड़ देगा। सोना आज नंबर 1 पोजीशन पे है सबसे कीमती एसेट में। ये 6वें रैंक पे आ गया है 15-16 सालों में। ठीक। और आज तक बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन जो आया है ना दोस्तों, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम से क्या खतरा है, मैं आगे आपको, आप मेरे स्लाइड्स देखोगे तो समझ में आएगा। तो फिर भी आज तक बिटकॉइन को किसी ने रोक नहीं पाया, किसी गवर्नमेंट ने, किसी कंट्री ने इसको बैन नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा इस बात का प्रमाण है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको वो अनम्यूटेबल है। इसको कोई देश रोक नहीं सकता। आज आलम यह है दोस्तों कि बिटकॉइन का ट्रेजरी कंट्रीज बना बना के अपने पास रखी है। वो कहावत है ना कि जब दुश्मनी से काम ना चले तो दोस्त बना लो। तो आज की डेट में इसके बाद बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आए, लेकिन आज की स्थिति में 2026 में अगर आप देखोगे तो
अब क्रिप्टो केवल व्यक्तिगत निवेश नहीं बल्कि ब्लैक रॉक जैसे एसेट मैनेजर्स का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट फर्म है FII, जिसे ब्लैक रॉक के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा कभी। ये जो ब्लैक रॉक है, इनके पास में $14 ट्रिलियन की संपत्ति है। यानी कि हमारे देश से अगर आप तुलना करोगे, हमारे देश का GDP लगभग $4 ट्रिलियन का है। हमारे देश से 3 से 4 गुना ज्यादा संपत्ति उस इंस्टीट्यूट के पास है, प्रॉपर्टी, जिसको वो अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाते हैं। और ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूट, आप उनके पास में ऐसे हाई एंड लेवल के कंप्यूटर्स है, करोड़ों करोड़ों रुपए के, ऐसे टेक्निकल और फंडामेंटल मतलब रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं उनके पास में। इतनी बड़ी टीम है जो हर प्रोजेक्ट को डीप तक रिसर्च करते हैं और पता करते हैं वो किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, किस में ना करें। उसमें सब कुछ करने के बाद में वो वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू करते हैं। और आज ब्लैक रॉक जैसी इंस्टीट्यूट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर चुकी है। और उसको देख के बहुत सारे और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। बिटकॉइन और इथेरियम के ETF आ चुके हैं, और भी दूसरे क्रिप्टोस के भी आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड यानी कि समझ लीजिए। दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या और पेंशन फंड सब लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई देशों की सरकारी फंड सब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंट्रीज अपने पास में क्रिप्टो का ट्रेजरी बैकअप बना रही है। दोस्तों, अगर ये सिर्फ स्कैम होता तो क्या इतने बड़े बड़े जो चीजें हो रही है दुनिया में, क्या ये होता? इसका फ्यूचर है, इसीलिए इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं पब्लिक के अलावा। और आने वाला टाइम में क्या होगा दोस्तों? आज से 25 साल पहले इंटरनेट आया, और इंटरनेट में हम स्टार्टिंग में सिर्फ ईमेल आदान प्रदान करते थे या फिर हम वेबसाइट बस चेक करते थे, दैट्स इट। लेकिन आज की डेट में आप ईमेल टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, दुनिया के हर प्रोडक्ट में आज की डेट में इंटरनेट घुस चुका है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी। आप देखिए, आज टीवी वाईफाई से चल रहा है, AC भी चल रहा है इंटरनेट से। हमारा फोन, जूम, जो मैं अभी जूम मीटिंग में हम मीटिंग कर रहे हैं, 900,000 लोग अभी जो कनेक्टेड हैं, सब कुछ इंटरनेट और वाईफाई से चल रहा है। अगर वाईफाई ना रहे, इंटरनेट ना रहे, तो हम सफोकेटेड से फील हमको हो जाएगा। एक बार नेट, मतलब कि एक बार पावर ना दिखाए लेकिन वाईफाई सिग्नल आ जाए तो काम चल जाएगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी। तो उसी प्रकार इंटरनेट के बाद में इस दुनिया में कोई रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट जो बना है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आने वाले टाइम पे सारा कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही पेमेंट और लेन देन चलेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो टोकनाइजेशन होगा दुनिया की हर चीजों का। जिस प्रकार सेंट्रलाइज सिस्टम में लिखा पढ़ी होता है, जैसे आप जमीन खरीदोगे, सोना खरीदोगे या म्यूचुअल फंड खरीदोगे, तो आपके पास में डिजिटल या फिजिकल कुछ एक रिकॉर्ड में रहता है, आपके पास प्रूफ रहता है कि मेरे पास ये है, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये उसके पेपर्स हैं। मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है तो ये डीमेट अकाउंट में दिखा रहा है मैंने खरीदा है, KYC वाला जो आपका रहेगा। अगर आप गोल्ड भी खरीदोगे तो आपके पास रसीद रहेगा कि ये 24 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है, इतना वजन है इसका, मैंने इसको तनिष्क से खरीदा है या PC ज्वेलर्स से खरीदा है करके। तो उसी प्रकार टोकनाइजेशन का मतलब ये होगा कि हर चीज टोकन के फॉर्म में बिकेगी। जमीन की जो रजिस्ट्री है वो टोकनाइजेशन के फॉर्म में होगा, टोकन से लेन देन होगा। मतलब कुछ सेकंड्स में ही आप जमीन की खरीदी बिक्री का आपका डील डन हो जाएगा।
कुछ सेकंड्स में ही आप स्टेबल कॉइन के जरिए दुनिया में किसी कोने में भी पेमेंट भेज सकोगे। एक फ्यूचर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप, मैंने जैसे कहा कि केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने लोगों को करोड़पति बनाया। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको बताता हूं कौन से प्रोजेक्ट्स थे और वो क्या करता था और क्यों ये प्रोडक्ट ने इतना बड़ा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। दोस्तों 2009 में बिटकॉइन आया था और बिटकॉइन में अगर आप उस वक्त केवल 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपको लगभग 650 बिटकॉइन आपको मिल जाते। इसका मतलब यह है कि आज अगर वो बिटकॉइन आज की डेट में अभी तक होल्ड करके रखते तो आप लगभग 300 से 400 करोड़ के मालिक होते। आपके पास उतना पैसा होता। सिर्फ 100 रुपए आपके 400 करोड़ के आसपास पैसा बन गया होता 2009 में अगर हमने ये किया होता तो। लेकिन हमको नहीं पता चला कि ऐसा कुछ इन्वेंशन हुआ है करके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, पता चल भी जाता और हम वहां बिटकॉइन खरीद भी लेते तो आज तक होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उतना बड़ा विजन ही नहीं हो पाता है बहुत लोगों का। 100 रुपए का 500 बन जाता ना तो तबीयत खुश हो जाती है यहाँ पे सबकी, और अपना अपना पैसा निकाल के चलते कि मैंने पैसे को 5 गुना कर लिया करके। बहुत कमा लिया भाई, 100 रुपया का 500 बना लिया। उतने में आदमी खुश हो जाता है। विजन ही नहीं है उस लेवल का कि 100 का 400 करोड़ भी बन सकता है करके। प्रोडक्ट तो समझना दूर की बात है, और समझ भी गए हो तो वहां तक टिके रहना। ठीक है, बिटकॉइन समझ में नहीं आया। 2012 में XRP आया और डिजिटल बिटकॉइन जो है उसको डिजिटल सोना कहा जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल गोल्ड। और XRP जो है वो जब आया तो XRP का क्या पर्पस था, ये 2012 में आया। ये विदेशों में पैसा भेजने के काम में लाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में। आज दुनिया की 200 से ज्यादा बैंक्स इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पेमेंट सिस्टम के लिए यूज करती है। तो इसका भी यूज केस था और ग्लोबल यूज केस था। XRP में आपने अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज आप बहुत बड़ा उसमें भी रिटर्न बना लिए होते, करोड़ों रुपए। चलिए XRP भी हाथ से निकल गया। 2015 में इथेरियम आया। इथेरियम एक प्रकार से आप ऐसे समझो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जैसे हमारे कंप्यूटर्स की दुनिया में C++, जावा, VB ऐसा होता है ना, उसी प्रकार इथेरियम एक प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। उसने यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। 2015 में ये प्रोजेक्ट आया और इसमें भी अगर आपने 10,000 लगा दिया होता तो आज लगभग आप 64 करोड़ कमा चुके होते। मैंने भी नहीं लगाया, लेकिन उस टाइम तक में क्रिप्टो बिटकॉइन क्या है प्रचलन में आ गया था, मीडिया के जरिए हमको पता लगना शुरू हो गया था। 2017 में बाइनेंस आया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं बाइनेंस के। ये भी इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। इसके भी बहुत सारे काम है, ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर है ये। और बाइनेंस ने भी 60-65 करोड़ का रिटर्न दिया है 10,000 के बदले में। और 2017 में बाइनेंस आया, वो भी हाथ से निकल गया। उसके बाद सोलाना आया दोस्तों 2020 में, दुनिया का सबसे फास्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सबसे कम, सबसे सस्ता ट्रांजैक्शन फीस। ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं पास्ट में जिन्होंने जो आया और मल्टीपल रिटर्न दिया। और एक और चीज नोटिस करिएगा दोस्तों, जैसे बाइनेंस 2017 में आया, इथेरियम 2015 में आया, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना अपना पूरा इकोसिस्टम बना के पूरी तरीके से डिप्लॉय करने में इन सभी को 3-4 साल का वक्त लगता है। जैसे हमारे शहर में कोई मॉल बन रहा है तो मॉल बनने में समय लगता है 2 साल 3 साल, उसके बाद वो मॉल चालू होता है, तब वहां दुकानें सजती हैं और लोग आना जाना शुरू करते हैं।
राइट। तो वो इकोसिस्टम डेवलप करने में वक्त लगता है हर प्रोजेक्ट को, और तब तक वो जो इकोसिस्टम उसका जब तक रेडी नहीं हो जाता तब तक उसका जो प्राइस है नीचे ही रहता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट का जाके चेक कर लीजिएगा, या चैट जीपीटी से जो मैं बात बोल रहा हूं उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम इनमें अभी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हम 4-5 साल में उतना बड़ा रिटर्न कमा लेंगे? दोस्तों रिटर्न तो मिलेगा इन प्रोजेक्ट्स में, अच्छा प्रोजेक्ट है ये, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन वो मल्टी बैगर रिटर्न जो 10,000 को 2 करोड़ बना दे, 5 करोड़ बना दे, वो चीज की चांस की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। रीजन क्या है? ये सारे प्रोजेक्ट्स अब मैच्योर हो चुके हैं, पूरी दुनिया इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब ये स्लो ग्रोथ, ये बड़े बड़े झाड़ बन चुके हैं, ये इनमें और ग्रोथ नहीं होगी, ये अब सिर्फ फल देते रहेंगे छोटे थोड़े थोड़े। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं बीच बीच में, तो क्या अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो कि छोटा सा पौधा हो और आगे चल के बहुत बड़ा झाड़ बनने की उम्मीद हो? बिल्कुल है दोस्तों, और उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन, एक नई सभ्यता का निर्माण। जब हम किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको उसके यूज केस को चेक करना चाहिए कि क्या वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, वो दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। लेकिन लोग क्या चेक करते हैं पता है? कितना लगाऊंगा तो कितना मिलेगा। एक ही महीना आया हुआ है इस प्रोजेक्ट को आए, और कितना दे रहा है अभी, 1 लाख का कितना मिलेगा, उस कैलकुलेशन में आदमी चला जाता है। वो देखता ही नहीं है प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है, रियल है कि क्या है, कुछ नहीं चेक करता। वो सिर्फ मैं कितना लगाऊंगा तो कितना मिलेगा इस सोच में चला जाता है। जबकि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर सबसे पहले ये सोचता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो रिटर्न कहां से देगा, उसका यूज केस क्या है, क्या लोग उसका सर्विस लेंगे। तो अगर मैं यूज केस की बात करूं तो ये क्या बना रहा है? The world will have a second financial system. This is a monetary and settlement system that belongs to no nation. ये दुनिया के किसी नेशन को बिलोंग नहीं करेगा। जिस प्रकार बिटकॉइन एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल गोल्ड है, उसी प्रकार हमारा ओरिजिन एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। ये कभी फ्रीज नहीं होगा, ना ही कभी शट डाउन होगा, क्योंकि ये कोड में चलेगा, लोगों की मोबाइल में चलेगा, इसका कोई डेटा सेंटर ही नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जो कि कोड और कॉन्सेंसस में चलेगा। Origin is building a financial world for the future. तो अब आप एक बात सोच के देखिए, मैंने यहां पिछले स्लाइड में आपको एक प्रोडक्ट दिखाया बाइनेंस। बाइनेंस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, और इसने कितना रिटर्न दिया? 6214 गुना। और ये क्या है? एक्सचेंज है। तो ये बाइनेंस से 4 गुना ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट है कि नहीं? थोड़ा सोच के बताइए। रीजन इसके 2 हैं। पहला, दुनिया में आज तक कोई ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं, सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं है। आप मुझे बता दीजिए अगर होगा तो, कोई एक ऐसे बैंक का नाम बताइए जहां मैं खाता खोल लूं और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करूं बिना किसी बैंक, मतलब सिर्फ ओनली एप्लीकेशन से। दुनिया के किसी भी कंट्री में चला जाऊं और सीधा मैं अपना कार्ड निकाल के पेमेंट कर दूं, मुझे कोई फॉरेक्स की जरूरत ना पड़े। कोई बैंक है ही नहीं ऐसा, सेंट्रलाइज सिस्टम में ही ऐसा ये सर्विस नहीं है, डिसेंट्रलाइज में भी नहीं है। ये अपने आप में पहला प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की हमको जरूरत है कि नहीं? आप इस क्वेश्चन आंसर
पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की कमियों से समझ सकते हो आप। क्या क्या परेशानी आती है कस्टमर को बैंक्स में। मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया के लोगों को बता रहा हूं, तो मैं इसी से रिलेटेड बातें करूंगा। हर देश की अपनी अलग अलग समस्या होती होगी। तो हमको क्या समस्या आती है, 50,000 से ज्यादा के लेन देन में पैन कार्ड की डिमांड होती है, या जो हम जमा करते हैं उसमें मेंशन करना पड़ता है कि खातेदार से मेरा रिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है। केवाईसी कराना पड़ता है। अकाउंट फ्रीज हो जाता है बिना कोई नोटिस के, जिससे हमको फिर 2 दिन चक्कर लगाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि आप, मतलब जैसे हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं कुछ हो गया तो वैसी। नगद की सीमा है 10 लाख से ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आईटीआर का नोटिस आ जाएगा। 2 लाख से अधिक का कैश से ज्यादा का लेन देन आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा रीजन, कारण बताओ। सैटरडे संडे बैंक बंद रहता है, काम नहीं होगा आपका। अगर आपको कहीं ऑनलाइन पैसा भेजना है तो बेनिफिशियरी को ऐड करोगे तो आपको फिर 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। आज जोड़ोगे उसको और फिर कल पैसा भेजोगे, भले ऑनलाइन सिस्टम है। कई बार हिडन चार्जेस लग जाते हैं, कंसोलिडेशन चार्जेस लग जाते हैं। इंटरनेशनल हम लेन देन तो कर ही नहीं सकते और वो बैंक तय करेगा। अगर आप आज चले जाओगे कि मुझे 5 लाख रुपया रशिया भेजना है करके या दुबई भेजना है, तो वो फिर बैंक आपका प्रोफाइल देख के तय करेगा कि आप भेजोगे कि नहीं भेजोगे। अगर आपने बैंक को जाके बोला कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है रशिया में, उसको पैसे भेजना है, तो वो बच्चे के 20 कागज मंगवा लेगा। और बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक बिजनेस है, कोई सर्विस नहीं है। ये नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इंटरनेशनल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम ओरिजिन एलजीएनएस उसका सॉल्यूशन है। एक बैंकिंग सिस्टम जो हमको अंतरराष्ट्रीय लेन देन का सुविधा देगा, वो किसी वीकेंड में बंद नहीं होगा, हमें कोई आईटीआर का नोटिस नहीं आएगा, खाता बंद नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, फालतू के ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। जिसको पैसा भेजना है खाली एड्रेस मंगाओ और भेज दो। कहीं भी कार्ड स्वैप करके इंटरनेशनल आप ट्रांजैक्शन कर लो। क्या ये सुविधा की जरूरत लोगों को है कि नहीं है? आप खुद सोच के बताइए, क्या ये प्रोडक्ट चल सकता है? कितने चांसेस है इस प्रोडक्ट के चलने की? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जैसे मैं आपको आज एलजीएनएस बता रहा हूं और मैं आप लोगों से फंडिंग के लिए आया हूं, तो मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे और पूरी दुनिया इसको यूज करेगी। 840 करोड़ की आबादी है, अभी सिर्फ 25 लाख लोग हैं, 24-24.5 लाख हुए हैं। कितना बड़ा आबादी बचा है एलजीएनएस से जुड़ने के लिए, इसका सर्विस लेने के लिए। और कुछ लोगों को अभी भी अगर ऐसा लग रहा होगा ऐसा थोड़ी होता है, तो इसमें इसका भी जवाब इतिहास में छुपा हुआ है दोस्तों। पेमेंट सिस्टम समय समय पे बदला है। आज से 2500 साल पहले हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे, चीजों की अदला बदली कर लेते थे। मेरे पास आलू है, आपके पास टमाटर, हम बदली कर लेंगे। उस सिस्टम में जब प्रॉब्लम आया तो फिर हम गोल्ड से लेन देन शुरू कर दिए, लेकिन गोल्ड का वजन ज्यादा होता है, जहाज में भर के ले जाना है व्यापारियों को इधर उधर, तो गोल्ड को ढोने के लिए चाहिए लोग, उसकी सुरक्षा के लिए सेना चाहिए, फिर सबका खर्चा खाना पीना, और उस जहाज के लिए अलग एक जहाज। फिर समुद्र में जब जा रहे हैं, उस जमाने के जहाज एकदम आधुनिक तो होते नहीं थे, टाइटैनिक की तरह, तो जहाज डूब जाते थे या लुटेरे लूट के ले जाते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते थे सोने की वजन की वजह से। तो उस जमाने के राजा महाराजाओं ने
एक सुविधा दिया उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि भाई तुम अपना खजाना हमको दे दो, हमारे कोष जो खजाना है वहां पर आप उसको रखो और बदले में हम तुमको पर्ची लिख के देंगे, उससे जाके व्यापार करो। ऐसे करके पेपर मनी का जन्म हुआ दोस्तों। और सदियों से पेपर मनी का सिस्टम चलता आ रहा था और इसीलिए वो नोट पे लिखा भी रहता था, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं करके, क्योंकि उस 100 रुपए के अनुपात में आरबीआई के पास में 100 रुपए का सोना जमा रहता था। लेकिन 1971 में सोने के अनुपात को हटा दिया गया अमेरिका द्वारा। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब सोने के अनुपात पे हम डॉलर वॉलर नहीं रखेंगे, डॉलर अपने आप में एक करेंसी है और इसको दुनिया को मानना होगा। और उसको मानते हुए 50-55 साल से हम जो आज जो करेंसी यूज कर रहे हैं, रुपया हो चाहे डॉलर हो, किसी भी करेंसी के पीछे में गोल्ड का बैकअप नहीं रखा जाता है अब। यानी कि अब जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है सरकारी मान्यता के साथ में। हालांकि अभी सेंट्रलाइज सिस्टम से रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट सिस्टम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब हम यूज करते हैं और वो सिर्फ हमारे मोबाइल में और यूपीआई सिस्टम में नंबर्स दिखता है, 10,000, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, वो सिर्फ डिजिटल नंबर्स है विथ वेरीफाइड सेंट्रलाइज सिस्टम अथॉरिटी। बट एक्चुअल में क्या उस नोट की कोई कीमत है? और इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ है दोस्तों? साइड इफेक्ट ये हुआ है कि आज गवर्नमेंट्स के पास में पावर है कि वो नोट छाप सकते हैं और उनके पास नोट छापने की मशीन भी है, वो जितना चाहे उतना छाप सकते हैं। और इसीलिए जो युद्ध एक हफ्ते में खत्म होना चाहिए वो आजकल 4 साल 5 साल चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का उदाहरण ले लीजिए, 3 दिन 4 दिन में जो युद्ध खत्म हो सकता था वो आज भी चल रहा है। क्यों? उनके पास पैसे की कमी नहीं है, छाप रहे हैं घर में बैठ के, उसी से मिसाइल खरीद रहे हैं और हम ही पे दाग रहे हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में बैठे पावरफुल लोग जो हैं उनको उनका किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज तक मैंने नहीं सुना कि यूक्रेन का कोई बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री है उसको उड़ा दिया गया, या फिर रशिया में पुतिन का लेफ्ट हैंड था राइट हैंड था, या उस पर हमला हुआ तो पुतिन तो बच गया और लेकिन उसका कोई खास था वो खत्म हो गया करके। मरता आम आदमी है और दुनिया का कोई भी आम आदमी युद्ध नहीं चाहता, सब परिवार वाले हैं, सब चाहते हैं पीसफुल लाइफ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहना। और ये युद्ध हो रहे हैं, ये जो डर्टी बिजनेस हो रहे हैं बड़े बड़े स्तर पे, उसकी वजह से महंगाई दर कहां से कहां पहुंच चुकी है। पिछले 50 सालों में जब से ये डॉलर गोल्ड का बैकअप हटा है उसके बाद की हिस्ट्री आप देख लीजिए, 1970 के बाद 2025-26 तक में सबसे तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई दर बढ़ी है, क्योंकि नोटों की छपाई तो मनमानी ढंग से हो रही है। जो ब्रेड 2 रुपए में मिलता था बचपन में, आज वो 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए में मिल रहा है। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है दोस्तों फिर से एक नई टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर पेमेंट होना शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया में जनता जनार्दन के पास में करेंसी सिस्टम का एक नया ऑप्शन हो जाएगा जो कि डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। जिस प्रकार बार्टर सिस्टम और गोल्ड सिस्टम एक जमाने में डिसेंट्रलाइज्ड होता था, अगर मैं किसी से आलू के बदले टमाटर एक्सचेंज कर रहा हूं उसमें सरकार को क्या लेना देना। अगर मेरे पास सोना है और सोने से मैं खरीदारी कर रहा हूं, लेन देन कर रहा हूं, तो इससे किसी सरकार को क्या लेना देना। लेकिन जब से ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हुआ है तो हमारे हर एक की जेब में नजर रखी जाती है।
तुम कितना कमाते हो, कितना उड़ाते हो, किसको कितना पैसा दिए हो, 1 रुपए कहाँ दिए हो, अठन्नी कहाँ दिए हो, 1 लाख रुपए कहाँ दिए हो। और इतना सब होने के बाद भी जिनको 2 नंबर का काम करना है वो तो कर रहे हैं। उनके इन चीजों में तो कोई फर्क नहीं आया है। परेशानी आम आदमी, आम जनता को ही होती है इन सब चीजों में। भले उनके नाम से कानून बनाते हैं कि काला धन रोका जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो भी लेन देन है डिजिटली करिए, लेकिन जिनको करना है वो सब तो करते ही हैं, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। उनकी आड़ में हम लोगों को सिर्फ परेशान किया जाता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया पेमेंट का विकल्प लोगों को मिल सकता है, मिल जाएगा, तो इससे जो सरकारें हैं उनकी मनमानियां जो है उसमें लगाम लगेगी। और हो सकता है 20 साल 30 साल लगेगा इस बात को, जो सेंट्रलाइज सिस्टम का पेमेंट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पेमेंट सिस्टम रिप्लेस कर चुका होगा। और अगर ऐसा होगा दोस्तों, तो क्योंकि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है दुनिया का पहला ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, उसको मिलेगा ये एडवांटेज, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट ओरिजिन LGNS। और इस प्रोजेक्ट में इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि इसके पास है एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिएटर टीम, एनुबी फाउंडेशन। इस प्रोजेक्ट को जो बनाए हैं जिन लोग, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है दोस्तों। बाइनेंस लैब, एनिमोका ब्रांड, मॉर्गन क्रेस, गेट वेंचर्स, ये दुनिया के सबसे बड़े वेब3 इन्वेस्टर्स हैं और इनके पास में सबसे बेहतरीन टेक्निकल टीम है। इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। इनके पास 12 से ज्यादा लीगल कंट्रीज का लीगल परमिट है, 25 से ज्यादा लाइसेंसेस हैं RWA से रिलेटेड। और इस प्रोजेक्ट में ये लोग 2012 से काम कर रहे हैं, यानी कि बिटकॉइन बनने के बाद में उसके 3-4 साल के बाद में बैंकिंग सिस्टम पे भी ये लोग काम कर रहे थे। और बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी टीमें लगी हुई थी पूरी दुनिया से, और उसके बाद इसको उन लोगों ने मार्च 2024 में डिप्लॉय किया। दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ऑडिटर फर्म जो है सर्टिक, वो 24 घंटे इस पे नजर रखी हुई है और इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर्मर्स लैब के द्वारा वेरीफाइड हैं। अब LGNS प्रोजेक्ट पे मेरा भरोसा की जो मेन पॉइंट्स है उस पे आऊंगा मैं सीधा। मजबूत रिसर्च और बैकबोन, एनोबिस फाउंडेशन ने 12 साल की गहरी रिसर्च से ओरिजिन LGNS तैयार किया है। बड़े वेब3 इन्वेस्टर्स और काबिल टीम का हाथ है। बड़ा और यूनिक यूज केस, LGNS सिर्फ एक आम टोकन नहीं है, इसका यूज केस बहुत बड़ा, अनोखा और पूरी तरह से यूनिक है। प्राइस मूवमेंट की समझ, AMM ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सिस्टम, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सिस्टम की वजह से फिलहाल प्राइस नीचे जाता है, जो कि मार्केट का स्वाभाविक हिस्सा है। इसके प्राइस को डायरेक्शन दिया जाता है, इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जाता है। जितने लोग प्राइस को लेके पैनिक होते हैं दोस्तों, मैं हर अपने प्रेजेंटेशन में इस बात को बोलता हूं कि इसमें AMM टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जिससे प्राइस को डायरेक्शन दिया जाता है, और ये डायरेक्शन प्रोजेक्ट क्रैश ना हो, चलता रहे, इसके लिए है। क्यों? क्योंकि इसको आप इस उदाहरण से समझिए कि जैसे मैंने क्या बोला कि मॉल बनने में टाइम लगता है 2 से 3 साल, तो लेकिन अगर आप मॉल बनाने में आप किसी ने लोन लिया है, तो क्या वो लोन का EMI के लिए वो 2-3 साल वेट करेगा उसके बाद चालू होगा, कि जैसी लोन उसने लिया तो अगले महीने से EMI चालू हो जाएगा? तो उसी प्रकार जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लिक्विडिटी डाला जाता है, तो जो भी लोग यहाँ लिक्विडिटी डाल रहे हैं वो अपने अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पैसा डालते हैं, और सबको ये उम्मीद रहती है कि इस प्रोजेक्ट से मुझे कमाई होगी, इनकम होगी, प्रॉफिट मिलेगा। तो जब तक इसका रियल यूज केस चालू नहीं हो जाता, सभी इन्वेस्टर्स को ये रिवॉर्ड कहां से देगा? लिक्विडिटी से ही देगा ना। और उस लिक्विडिटी में पहले कम लोग थे, इसलिए प्राइस भी ज्यादा थी और APY भी ज्यादा था। आज 24.5 लाख लोग हैं, उन सबको बराबर हर 6 घंटे में LGNS रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है।
प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, एप्लीकेशन कभी बंद नहीं हुआ है, टोकन का लेन देन बाय सेल सब सब एज इट इज है, कहीं पे कोई 99% हर चीज मस्त है। लेकिन लोगों को वही दिख रहा है क्या, इसका प्राइस, इसका प्राइस, इसका प्राइस। भाई लोग, प्राइस इसका जब इसका रियल वर्ल्ड यूज केस चालू होगा तो इसका प्राइस ऐसे बढ़ेगा कि आप लोग मेरे मतलब हो सकता है आपका सवाल ही बदल जाए। और कितना इसका प्राइस बढ़ेगा, कब तक वेट करे, अभी और होल्ड करे कि बेच दे। ये कभी ना खत्म होने वाला इकोसिस्टम है। एलजीएनएस एक मजबूत क्रिप्टो इकोसिस्टम है, भविष्य में पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी, कीमत $100 तक जा सकती है। डायनेमिक एपीवाई सिस्टम है, एक स्मार्ट डायनेमिक एपीवाई सिस्टम। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पुराना और मैच्योर होगा, एपीवाई कम होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है। हमेशा मिलने वाला रिवॉर्ड और मजबूत फ्लोर। आप इस लाइन को समझ लीजिए, प्रोजेक्ट में आपको मन नहीं करेगा एलजीएनएस बेच दूं, उल्टा प्राइस गिरा है तो और खरीदने का मन करेगा, और टोकन खरीद लेता हूं यार, एसआईपी कर लेता हूं करके। पहला, एपीवाई कम हो जाएगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एलजीएनएस से ही स्टेबल कॉइन ए बनेगा, और स्टेबल कॉइन ए क्या है, डॉलर है। इस सिस्टम ने अपने प्रोजेक्ट को ऐसा डिजाइन किया है कि दुनिया का हर आदमी डॉलर छापेगा। तो अगर हर आदमी दुनिया का डॉलर छापेगा और ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, तो दुनिया की सरकार क्या पूरी दुनिया के लोगों को उठा लेगी, बंद करेगी? थोड़ा सोच के देखिए इनके लॉजिक को। अगर हर आदमी अपने मोबाइल से एलजीएनएस मिंट करके डॉलर प्रिंट कर रहा है, तो कितने लोगों को गवर्नमेंट बैन करेगी या रोकेगी? अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में के द्वारा किया जाता कि ये बोलते कि हमारा स्विट्जरलैंड में एक गोदाम है जहां पर हम स्टेबल कॉइन ए मिंट कर करके बनाएंगे, तो उसको तो सरकार जो है वो खत्म कर सकती थी या उठा लेती। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया के 840 करोड़ की आबादी में जिनके पास में मोबाइल है, जो इस प्रोजेक्ट को जानते हैं, जो लोग एलजीएनएस अपने पास स्टैक करके रखेंगे, वो सभी अपने पास से डॉलर छापेंगे अपने अपने पास से। तो सरकार कितने लोगों को बंद करेगी? और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी की वॉलेट को ट्रैक भी नहीं कर पाएगी। किस दिमाग से, किस लेवल से प्रोजेक्ट को बनाया है आप लोगों, कभी इसको समझने का प्रयास तो करो भाई लोग। तो ये जीरो नहीं होगा इसका एपीवाई कभी, पहला चीज। दूसरा, ये 1 यूएसडीटी के बदले में एक एलजीएनएस का यहां पर पैग सेट है, यानी कि जैसे डॉलर का सोने के अनुपात में डॉलर छपता था पहले जमाने में, तो 1970 के पहले, वैसे यहाँ पे $1 के अनुपात में एक एलजीएनएस मिंट होगा, ये तय है। तो इसका जो प्राइस है, जो फ्लोर प्राइस है इसका, वो $1 में कंफर्म है, मतलब उसके नीचे प्राइस जो है वो नहीं जाएगा। वो एक सेफ्टी यूनिट, वो नेट लगा हुआ है नीचे, में भी स्पाइक कभी बन जाए लेकिन वो प्राइस फिर से ऊपर आ जाएगा भड़बड़ाते हुए, जैसे कई बार आया है। प्रोजेक्ट का जो प्राइस है नीचे से बाइंग शुरू हो जाती है। आज ये दुनिया भर में क्रिप्टो का बढ़ता एडॉप्शन अभी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट बहुत अभी भी शुरुआती फेज पे है। आप जितना ज्यादा एलजीएनएस अपने पास स्टेक करके रख सकते हैं रखो। आप इसको ऐसे देखो कि जैसे आपको 2012 के आसपास में बिटकॉइन आपको मिल रहा है। अगर आपको ये जरा सा भी उम्मीद लगता कि बिटकॉइन 50 लाख से 1 करोड़ का हो सकता है, तो सोच के देखिए उस जमाने में आप कितने बिटकॉइन खरीद के अपने पास रखते। तो उसी प्रकार आज ओरिजिन जो है वो फ्लोर प्राइस के आसपास में है, कम में मिल रहा है। जितना ज्यादा एलजीएनएस आप अपने पास खरीद के रख सकते हो, स्टेक करके रख सकते हो, रखो। और ट्रस्ट द प्रोसेस। ये मत सोचो कि मैंने पिछले 3 प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, तीनों भाग गई मुझे छोड़ के। पहली वाली भाग गई, दूसरी वाली भाग गई, तीसरी वाली भाग गई, ये भी भाग जाएगी। हर सनम बेवफा सनम नहीं होती, या होता। घास की ढेर में आपको एक धान का पौधा मिल गया है एलजीएनएस के नाम से, इसको पहचानो। फिर इधर का पैसा उधर लगाते रहोगे तो आप सिर्फ क्रिप्टो में अपना पैसा डबल या ट्रिपल ही कर पाओगे। लेकिन क्रिप्टो पैसा डबल करने का स्कीम नहीं है, क्रिप्टो पैसा 10,000 गुना करने का स्कीम है।
आप अपने आप पे बिलीव करो। क्या है, लोगों को ये बिलीव ही नहीं होता कि मैं कभी 100 करोड़ कमा सकता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट का कभी 10 करोड़ या 100 करोड़ बनेगा। उनको बिलीव ही नहीं है। लेकिन बिलीव करोगे तब तो बनेगा, और कहीं इन्वेस्टमेंट कर दियो तो रुकोगे तब तो बनेगा। अब इसमें 2 प्लान है मेरा डिजाइन किया हुआ। एपीएल योजना, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप पर पर्सन 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दीजिए। आप लोग अगर परिवार में 4 लोग हो तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दीजिए। 20,000 में आपको लगभग 50 से 60 टोकन मिल जाएगा। 6 महीने बाद वो टोकन मिंट होके आपका 125 से ज्यादा हो जाएगा। अभी तो एपीवाई बढ़ गया है। उस टाइम आप चाहो तो कुछ टोकन सेल करके अपना मूलधन निकाल लो, वरना छोड़ दो, रहने दो। अगर आपने अपना 4-5 साल टोकन होल्ड करके रख लिया, 50 टोकन, 50 से 100 टोकन को, तो वो आपका 2 लाख टोकन से ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी कैलकुलेशन में दिखाता हूं आपको। चलिए सीधा वहीं चलते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। ये कैलकुलेटर है। मान लीजिए आज अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। जनरली मैं प्राइस उतना देखता नहीं हूं। 3.45 चल रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का खरीदा सपोज, तो 57 राउंड फिगर चलिए 60 टोकन अगर आप यहाँ पे लेके रख लेते हैं, तो 6 महीने में वो कितना हो जाएगा, 189। तो 189 में 6 महीने बाद आप 89 टोकन बेच दो और 100 टोकन बस को छोड़ दो। यहाँ 89 टोकन बेच के अपना मूलधन वगैरह जो है निकाल लो। 100 टोकन को अब अगले 6 महीने में वो कितना हो जाएगा, 316। आपका इन्वेस्टमेंट किए कितना हो गया टाइम, 1 साल। तो 316 टोकन हो गया। 2 साल में कितना हो जाएगा वो, 3261। और 3 साल में वो कितना हो जाएगा, 33,655। 4 साल में कितना हो गया वो, 4 साल में 3,47,000 हो गया। तो चलिए मैं इसमें 47,000 माइनस कर देता हूं, क्योंकि एपीवाई मान लो कम हो गया 4 साल में, कुछ ऐसा हुआ। तो 3 लाख में 3,47,000 में 47,000 को माइनस कर दो। तो अब बताओ, अगर आपके पास में 3 लाख टोकन है 4 साल के बाद में, और $1 भी इसका प्राइस रहा, क्योंकि $1 से इसका बैकअप सेट है, तो आपके पास में आज से 4 साल के बाद कितना पैसा रहेगा। डॉलर का रेट सपोज उस टाइम भी 100 रुपए ही रहा, तो 3 करोड़ रुपए। तो 20,000 का 3 करोड़ मैंने 4 साल में दिखा दिया आपको। और अगर आज का ही भाव रहा, एवरेज मान लो $4 का, तो आपके पास कितना बना, 12 करोड़। तो 3 करोड़ से 12 करोड़ तक का मैंने आपको रिटर्न यहां पे दिखा दिया। एक और तरीका है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे 1000 टोकन आपने स्टैक कर लिया तो 1 महीने में वो 1211 हो जाएगा।
तो 211 टोकन जो आपको एक्स्ट्रा मिला उसका 80% हर महीने बेचते जाओ। तो 168 टोकन आप सेल किए तो आपको कितना मिला, लगभग 57,000। तो 50-55 हजार का महीने का एक्स्ट्रा इनकम चालू हो गया आपका। और जो 211 माइनस 168, बाकी 43 टोकन को छोड़ दीजिए अगले महीने के लिए यहीं पे, उस पे मिंटिंग होगा तो आपको फिर 1263 मिलेगा। 1263 माइनस 1053, तो 210 टोकन की मिंटिंग, उसमें फिर आप बेच दो 80%। 1053 माइनस 1263, 210, 80%, 168 टोकन बेच दो फिर से। तो ऐसे करके आपकी इनकम इधर बढ़ती भी चली जाएगी। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मतलब कि लोग लापरवाह होते हैं, तो उस लापरवाही का भी ध्यान रखना है आपको। और वो लापरवाही क्या हो सकती है मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत जरूरी है स्टेप। क्या, पहला, अपना 12 की संभाल के रखे, कहीं लिख के रखे, जैसे हम मार्कशीट को और अब जमीन के पेपर्स को संभाल के रखते हैं घर में, उसी प्रकार, ठीक है। उसमें लापरवाही मत करे कि मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं, फोटो खींच के रखा हूं मोबाइल में, एक तो फोल्डर बना के रखा हूं, लॉक फोल्डर लॉक रखे हूं, कुछ नहीं होगा करके। क्योंकि डिजिटल डिवाइस का कोई भरोसा नहीं रहता, कब उड़ जाए, कब फॉर्मेट हो जाए, कब कहीं गिर जाए, कब पानी पड़ जाए, कब टूट जाए, फूट जाए, या कब हैक हो जाए, या कब आपके मोबाइल से कोई वो 12 की को ले जाए। तो बेटर क्या है, सबसे सिक्योर और सुरक्षित जगह, क्योंकि ये पूंजी संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पे। आपको आज 10,000 की वैल्यू नहीं होगी शायद, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी शायद, लेकिन वो 10,000 जिस दिन आपका 10 करोड़ बन जाएगा उस दिन बहुत बड़ी बात लगेगी कि अरे यार मेरे हाथ से 12 की निकल गए, मेरे पास में अत्ता टोकन बता थे लेकिन मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ यार, बहुत दुख लगा थे। तो वो दुख बर्दाश्त नहीं होगा, ना आपसे ना सुनने वाले से। तो इसलिए अच्छा क्या है, अभी से वो सावधानी रखो। हैकर्स और हैकिंग से बचे। कोई भी लिंक पे टच कर देना, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे एक नया प्रोजेक्ट आया है इसको भी देख लो, ये कर लो, नहीं करना है भाई। ये कुछ सावधानियां हैं। ज्यादा रिटर्न के लालच में कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करे, सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट अपनी कैपेसिटी की क्षमता के अनुसार करे, ज्यादा लालच भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अपना पूरा सब लगा दिए यहीं और लोन वोन लेके सब कुछ करके लगा दिए और इसी के भरोसे बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, आप दुनिया में किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करो, सेफ्टी नेट जरूरी है, बैकअप प्लान जिसको कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक बार आपने कर दिया तो नियम का पालन करो। अगर आपने 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो रुके रहो, रोज प्राइस देख के डरो मत। हम सोना खरीद लेते हैं तो क्या हम उसको रोज पेपर में उसका रेट देखते हैं कि बढ़ गया गिर गया, हिसाब करते हैं? नहीं करते ना, ले लेते हैं चुपचाप। हम जमीन खरीद के भूल जाते हैं और बेचते कब है, सही में जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही वो होता है। रोज रोज प्राइस देखने से, रोज रोज अपलाइन से या हम लोगों से रोज उससे रिलेटेड सवाल पूछने से, जो चीज हम सब बताते रहते हैं, हालांकि हमारा तो काम है बताना, हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन रोज रोज प्राइस को देखने से, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से प्राइस बढ़ेगा नहीं, वहां पर सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा, कुछ नहीं मिलना है उससे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं दोबारा
बैक